ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सारी की सारी यूरोपियन कंपनीज के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 रिवोल्ट के बारे में। रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। अब देख, पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ने से पहले तुझे तीन चीजों पर ध्यान देना होगा कि रिवोल्ट, पहले रिवोल्यूशन, मूवमेंट, रिवोल्यूशन और रिवोल्ट। मूवमेंट, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन एंड तीसरा रिवोल्ट, यानी कि आंदोलन, आंदोलन, क्रांति और विद्रोह। विद्रोह, इन तीनों में फर्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। देख, जब भी जनता, किसी देश की जनता, मान ले भारत है, हमारा प्यारा भारत, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, अब इस भारत में मान ले कि कोई भी जनता है, जनता को गवर्नमेंट से समस्या है। ठीक है, किसी भी चीज को लेकर के, जैसे फार्मर को फार्म बिल से समस्या थी। ठीक है, फार्मर्स को लाए गए फार्म बिल से प्रॉब्लम थी। ठीक है, फार्म बिल से प्रॉब्लम थी, तो लोगों ने, किसानों ने कहा कि भाई हमें ये जो गवर्नमेंट ने जो फार्म बिल लाया है ऑर्डिनेंस के रूप में, जो ला करके फिर उसे एक्ट बना दिया है, इसको वापस ले ले, इससे हमारा फायदा नहीं होने वाला है, अल्टीमेट हमें नुकसान होने वाला है। तो पहले जो किसान थे उन्होंने प्यार से कहा, गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर किसान इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर के एक दो दिन तक क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो जो प्रोटेस्ट हम कम समय के लिए करते हैं वो प्रोटेस्ट कहलाता है मूवमेंट। ठीक है, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट वो क्या कहलाता है, मूवमेंट, यानी एक आंदोलन की शुरुआत होती है, प्रोटेस्ट शुरू होता है। लेकिन जब यही प्रोटेस्ट एक दिन, दो दिन, चार दिन से बढ़ करके महीने, 10 महीने, साल में कन्वर्ट हो जाए तो वो कहलाता है रिवॉल्यूशन। ठीक है, प्रोटेस्ट अगर लंबे समय तक चले, लॉन्ग टाइम, ठीक है, लॉन्ग टाइम पीरियड तक अगर कोई प्रोटेस्ट चले तो प्रोटेस्ट को हम क्या कहेंगे, रिवॉल्यूशन, क्रांति कहेंगे। और क्रांति के बाद जो डिसीजन आता है, क्रांति के बाद जो डिसीजन आता है वो एक बड़े चेंज को लेकर के आता है। जैसे जो फार्म बिल था, फार्म बिल से पता था कि जो किसान है उनको नुकसान हो रहा है, तो गवर्नमेंट को फार्म बिल वापस लेना चाहिए। अगर ये फार्म बिल गवर्नमेंट वापस नहीं लेती तो जो एमएसपी है, एमएसपी, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये खत्म हो जाती, इसको गवर्नमेंट लागू नहीं करती और जो प्राइवेट कंपनियां रहती वो औने पौने दाम पर चीजों को खरीद लेती और जो किसान होते लास्ट में जाकर के किसानों को घाटा होता था। ठीक है, लेकिन उसके लिए किसानों ने पहले शुरू किया क्या, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट चला साल, 1.5 साल, 2 साल तक, वो कहलाया रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन के बाद जब फार्म बिल को गवर्नमेंट ने वापस ले लिया तो उसमें डिसीजन आया और एमएसपी पहले की तरह कंटिन्यू रह गया, यानी कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कंटिन्यू सस्टेन करके रखा गया। यानी इससे, इस रिवॉल्यूशन से चेंज आया कि नहीं आया, आया, यानी रिवॉल्यूशन से हमेशा एक पॉजिटिव चेंज आता है। लेकिन अगर इसी आंदोलन में, इसी रिवॉल्यूशन में लोग लाठी डंडा लेकर के निकल जाते हैं, ठीक है,
लाठी डंडा लेकर के निकल जाते हैं, लोगों को मारने लगते हैं। ठीक है, किसी जो कि गवर्नमेंट की कोई ब्रांच होती है, उस गवर्नमेंट की ब्रांच को आग लगा देते हैं। तो गवर्नमेंट इन लोगों के ऊपर एक्शन लेती जो इस प्रोटेस्ट में शामिल है। ठीक है, तो जैसे ही ये रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, आगजनी होती है, यानी कि हथियार उठ जाते हैं। हथियार उठता है, वो रिवॉल्यूशन नहीं, रिवोल्ट कहलाता है। ठीक है, वो रिवॉल्यूशन क्या कहलाएगा, रिवोल्ट। यानी कि अगर इसमें क्या आ जाए हथियार, ठीक है, आर्म। ठीक है, अगर एमुनेशन का यूज कर लिया जाए किसमें, रिवॉल्यूशन में, तो वो कहलाता है रिवोल्ट। और रिवोल्ट किसी भी चीज के लिए अच्छी बात नहीं होती है। अगर ये जो किसान थे, किसान ने शांतिपूर्वक आंदोलन न करके रिवोल्ट किया होता, लोगों को मारा पीटा होता, तो गवर्नमेंट क्या करती, किसानों की इस मांग को पूरी तरीके से रद्द कर देती। आर्मी बुला करके या पुलिस वालों को छूट दे देती कि इनको क्या कर दो, गोली वोली मार दो। और तुझे पता है, पूरे भीड़ में 2-4 लोग गोली मार दो, बाकी भीड़ ऑटोमेटिक भाग जाएगी। तो रिवोल्ट खत्म, और रिवोल्ट से कोई भी फायदा नहीं मिलता, कोई भी चेंज नहीं आता है रिवोल्ट से। बात समझ में आई? तो किसी भी देश के लिए रिवॉल्यूशन अच्छा है या रिवोल्ट? रिवॉल्यूशन। ठीक है, रिवोल्ट से कोई भी चेंज नहीं आता है, नो चेंज, नो चेंज। बात समझ में आई? ओके, अब मैं कुछ इमेज दिखाता हूँ, तो मुझे बताना क्या लग रहा है। ये आ जाओ, राकेश ट्याग। जैसे एक ये सीन है, ठीक है, मैं सीन दिखा रहा हूँ, और ये सीन है। ओके, एक ये सीन है, ठीक है। अब देख, बता, ये जो सीन हो रहा है यहाँ पर, ये रिवोल्ट है या रिवॉल्यूशन है? रिवॉल्यूशन। पहले ये बना होगा क्या, मूवमेंट, मूवमेंट। और मूवमेंट जब बहुत लंबे समय तक चला तो क्या बन जाएगा, रिवॉल्यूशन। ठीक है, रिवॉल्यूशन। इस रिवॉल्यूशन से फायदा हुआ कि नहीं हुआ देश को? हुआ। किसानों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ठीक है, देख यहाँ पर ये वाला जो सीन है, ठीक है, ये क्या है, इसमें मारी मारा हो रही है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लाशें बिछ रही हैं। तो रिवोल्ट है, रिवॉल्यूशन है, या मूवमेंट है? रिवोल्ट है। ये भी पहले क्या रहा होगा, पहले रहा होगा मूवमेंट, मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट, मूवमेंट। मूवमेंट बहुत लंबे समय तक चला होगा और कहलाया होगा रिवॉल्यूशन। ठीक है, रिवॉल्यूशन। लेकिन रिवॉल्यूशन से लोग एकदम त्रस्त हो गए होंगे, और लोगों ने उठा लिया होगा हथियार, और जैसे ही हथियार उठाए, ये क्या बन गया, रिवोल्ट। ये रिवोल्ट बन गया। और रिवोल्ट जैसे ही बनता है, जैसे ही रिवोल्ट बनता है, रिवोल्ट से किसी को भी फायदा नहीं होता है। ठीक है, रिवोल्ट से किसी को भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट रहती है, गवर्नमेंट जो रिवोल्टकारी रहते हैं, यानी जो क्रांति करने वाले, क्रांतिकारी या विद्रोही, इन्हें रिवोल्ट करने वालों को क्या कहते हैं, विद्रोही। ठीक है, क्योंकि रिवोल्ट का मतलब क्या होता है, विद्रोह है, और इस रिवोल्ट को जो कर रहा होता है उसे कहते हैं विद्रोही। गवर्नमेंट विद्रोहियों को आराम से क्या कर देती है, रोक देती है, और उससे गवर्नमेंट को फायदा हो जाता है, रिवोल्ट करने वाले को नुकसान हो जाता है। बात समझ में आई? तो 1857 की जो लड़ाई हुई,
उसमें तू देखेगी लोगों ने बड़े पैमाने पर क्या किए थे, मार काट किए थे, और मार काट होने की वजह से उस 1857 का कोई भी एक बड़ा रिजल्ट नहीं निकला। नहीं तो अगर रिजल्ट निकलता तो हम लोग 1857 में ही क्या हो गए होते, आजाद हो गए होते। अगर वही 1857 की क्रांति के बाद अगर हमें आजादी मिल गई होती, सारे के सारे ये जो अंग्रेज थे भाग गए होते, तब उसे हम कहते कि ये क्या है, रिवॉल्यूशन है। ठीक है, रिवॉल्यूशन के बाद एक बड़ा चेंज आता है, लेकिन रिवोल्ट के बाद कोई भी चेंज नहीं आता है। बात समझ में आई? इतना क्लियर है? ओके, ठीक है, तो समझते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सीधे लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि ये जो 1857 की क्रांति हुई, ठीक है, ये 1857 की क्रांति असल में रिवॉल्यूशन न होकर के रिवोल्ट का फॉर्म क्यों ले लेता है, इसके पीछे क्या वजह थी, क्या ये अचानक से होता है? जैसे आज के टाइम में तूने देखा होगा कश्मीर फाइल, तो कश्मीर फाइल का में जो स्टोरी दिखाई गई वो कोई एक दिन की बात नहीं थी, एक ही दिन लोग उठे और एक दूसरे को मारने लगे, ऐसा स्टोरी नहीं था। वो बहुत सालों से बनती रही, एक क्या थी, एक सिस्टमेटिक चीजें बन रही थी, और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि एक दिन लोगों ने उठ करके हथियार उठा लिया और सबको मारने काटने लगे। ठीक है, वैसे ही इसमें 1857 की क्रांति में भी हुई थी। अब उसके पीछे जब अंग्रेज भारत में आए ट्रेड करने के लिए और उनकी पूरी की पूरी मोनोपोली हो गई थी, तो अंग्रेजों ने भारत में कई सारे चेंज किए थे। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत में बहुत सारे सुधार किए, रिफॉर्म जिसे कहा जाता है, रिफॉर्म, और या तो तू नॉर्मल भाषा में कह सकती है कि सिस्टम में चेंज लाए। कुछ अच्छे रिफॉर्म भी थे और कुछ खराब रिफॉर्म भी थे, हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम एक एक चीजों को समझते हैं कि ऐसी क्या वजह रही जो 1857 के क्रांति की रीजन बनी, कारण बनी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रीजन या चेंजेस या रिफॉर्म बाय ब्रिटिशर्स, बाय ब्रिटिश। देख, इन लोगों ने भारत के हर सेक्टर में कोई ना कोई रिफॉर्म लाया था, हर सेक्टर में कोई ना कोई रिफॉर्म लाया था, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, ठीक है, सोशल सेक्टर में रिफॉर्म आया था, रिलीजियस सेक्टर में हो, ठीक है, रिलीजियस सेक्टर में हो, पॉलिटिकल सेक्टर में हो, पॉलिटिकल सेक्टर हो, कल्चरल सेक्टर हो, ठीक है, कल्चरल सेक्टर हो या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर हो, ठीक है, इन सारे के सारे सेक्टरों में ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर करा था। कुछ जगह अच्छा काम किया और कुछ जगह खराब काम किया, जिसकी वजह से 1857 में जाकर के ये क्रांति इतनी भयानक रूप लेती है। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं एक एक करके। ठीक है, देख, जो अंग्रेज थे उन्होंने सोशल क्या चेंज किया था, सोशल रिफॉर्म। देख, जब अंग्रेज आए तो इन लोगों ने देखा कि भारत में जब आदमी मर जाता है तो आदमी के मरने के बाद उसकी पत्नी को भी जला दिया जा रहा है, जिसे हम लोग सती का नाम देते थे। ठीक है, सती। और सोच, ये इतनी खराब व्यवस्था थी कि भारत में एक आदमी है साला, वो 45 साल का है, और उसकी जो बीवी है वो बच्ची है, अभी 15 साल, 16 साल, 17 साल, इवन उससे छोटी भी होती है, गोद में ले लेकर के ऐसे में शादियां कर दी जा रही थी। तो बता, वो बुढ़ऊ तो जल्दी टपकने वाला है ही, और ये जो अभी बच्ची है ये अभी बड़ी होगी, अभी इसका क्या आएगा, जस्ट युवा स्टेज आएगा, तब तक वो बूढ़ा टपक जाएगा। अब बताओ, वो बूढ़ा मर गया तो यहाँ समाज में ये बना दिया गया कि बुढ़ऊ यहाँ मर गया है तो ऊपर जा करके उसकी जो कि देख रेख कौन करेगा, उसकी देख रेख करने के लिए उसकी बीवी को भी जला दो। ठीक है, तो अरे भाई, अगर बूढ़ा मर जा रहा है उसकी बीवी को जला रहे हो
तो जो पत्नी है, पत्नी की भी तो देख रेख करने के लिए बुढ़ऊ को जला दो। अगर पत्नी पहले मर गई तो आदमी को भी जला दो। अगर पत्नी मर गई तो आदमी को भी जला दो ना। समाज समाज को इस तरीके से मतलब कि बनाया गया जहां पर हर पग पग पर औरतों को एकदम कुचला गया है। ये 1857 में होने वाले सारे के सारे चेंजेस बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये लाइफ में बहुत काम देते हैं। ठीक है, तो पहले उन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने सती सिस्टम को बैन कर दिया। सती सिस्टम, ठीक है, सती सिस्टम को बैन किया। अब समाज में ऐसा होता है कि अगर तू, जैसे कि कोई तेरा गांव में है, गांव में तू कोई भी नया चेंज लाएगी तो लोग भड़क जाएंगे एकदम से। ठीक है, लोगों को लगेगा कि हाँ तू ही बहुत पढ़ी लिखी है, आ करके हमें सिखा रही है, इतना सदियों से सब चलता आ रहा है वो सब गलत है, और तू आज आकर के मुझे पहाड़ा सिखा रही है कि ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे है। ठीक है, तो पहली चीज ये थी कि उन लोगों ने सती को जब बंद किया तो सती के सिस्टम को बंद होने की वजह से समाज के लोग भड़के, अंग्रेजों को लेकर के उनके अंदर थोड़ा सा गुस्सा आया। उसके बाद उन लोगों ने धीरे क्या किया कि अच्छा, जिसकी सती अगर बंद हो गई तो जो आदमी मर जाएगा उसकी पत्नी हो जाएगी विधवा। तो विधवा, तुझे पता है चाइल्ड मैरिज हो जाता था, तो औरत की उम्र छोटी ही रहती थी, युवा अवस्था में ही, मतलब कि यंग एज में ही औरत विधवा हो जाती थी। तो उन लोगों ने कहा कि विधवा है, इतना पूरी जिंदगी बची है, ये कैसे अकेले काटेगी, एक काम करो विडो मैरिज को चालू करते हैं। इन लोगों ने क्या किया, विडो मैरिज, विडो मैरिज को अलाउ कर दिया, यानी विधवा पुनर्विवाह को स्टार्ट किया। अब भाई बताओ, कोई वहां पर, चलो सती को बंद किया समझ में आया, विधवा मैरिज को चालू कर दिया, अब समाज में कितना बड़ा खडमंडल मचा होगा। उस वक्त में विधवा अगर कोई औरत है भाई साहब, उसको लोग अपने शादी विवाह के इधर, अगर कोई शादी विवाह पड़ा है ना, वहां देखना नहीं चाहते थे, उसे एक कमरे में कोने में कहीं ले जाकर बंद कर देते थे। उस औरत को दूर रखा जाता था कि ये शुभ शुभ घड़ी का माहौल है, यहाँ पर इसकी जो कि छवि नहीं पड़नी चाहिए, इसका पति मर गया है इसलिए ये अशुभ हो गई है। ठीक है, हाँ, तो वो सोचना वो अशुभ हो गई है। और ये चीज इतने सालों से सोच, अंग्रेज हम पर 250 साल राज किए, और 250 साल से पहले भी ये हमारे समाज में औरतों के ऊपर ऐसी चीजें होती जा रही है। तो होते 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 आज भी औरत यही समझती है कि अगर उसका पति मर गया है तो वो क्या है, वो लोगों के लिए अभिशाप है। वो किसी अच्छे, अगर कोई जैसे कि फंक्शन वंक्शन चल रहा है वहां पे नहीं जाएगी, नया कपड़ा नहीं पहनेगी, गहना गुड़िया नहीं पहनेगी, ये क्या ढकोसला है? ठीक है, तो ये लोगों के अंदर से हमें ही निकालना होगा। जो लोग पढ़े लिखे हैं समाज में है ना, जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर जाते हैं, आईएएस रहते हैं, आईपीएस रहते हैं, उन लोग को ये सब चीजें समझानी चाहिए। सोशल रिफॉर्म का यही मतलब होता है कि तुम समाज में आओ, जो चीजें सदियों से चली आ रही है उसको हटाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन लोग इतिहास पढ़ते हैं सिर्फ लिखने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए, उसे अपने जीवन में कभी इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने विडो मैरिज को अलाउ किया, और जैसे ही विडो मैरिज अलाउ किया, लोगों के अंदर गुस्सा और बढ़ गया। ठीक है, गुस्सा और बढ़ गया। फिर उन लोग देख रहे हैं कि अच्छा, अंग्रेजों ने देखा कि ये सारी सिस्टम क्यों हो रही है, सती हो रहा था, विडो मैरिज हो रही, मतलब कि विडो की संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है, यानी यहाँ जो चाइल्ड मैरिज हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। एक काम करो, चाइल्ड मैरिज को खत्म कर दो। इन लोगों ने क्या किया, चाइल्ड मैरिज को खत्म कर दिया। चाइल्ड मैरिज को खत्म कर दिया। अब बताओ, चाइल्ड मैरिज खत्म हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, लोग किसी तरीके से फिर भी अंग्रेजों के खिलाफ वो लोग बोलेंगे कि हमारे समाज में आकर के हमारा सब कुछ जो कि गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज को खत्म कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उस वक्त क्या होता था, अगर कोई बहुत बड़ा पूजा अनुष्ठान होता था ना, पूजा पाठ होता था, तो लोग क्या करवाते थे, नर बलि देते थे। बकरे वकरे की बलि नहीं, आदमी को काट देते थे, छोटे छोटे बच्चों को काट देते थे कि हाँ अगर कोई पुल बन रहा है तो जो पंडित वंडित रहते थे अलग अलग ही ढकोसला बताते थे, भाई लाओ यहाँ पर
शुक्रवार के दिन पैदा हुआ अगर बच्चा यहाँ काटोगे तो ये पुल एकदम बढ़िया से काम करेगा। तुम्हारे घर में जो कि सोने की लंका आ जाएगी, अपार भंडार आ जाएगा। इसकी वजह से वहां पर नर बलि भी दिया जाता था उस वक्त में। तो अंग्रेज देखे तो बड़ा गड़बड़ बात है, लोगों को मार दे रहे हैं। इन लोगों ने क्या किया, नर बलि को खत्म कर दिया। ह्यूमन सैक्रिफाइसेस, ठीक है, ह्यूमन सैक्रिफाइस, इसको खत्म कर दिया। ठीक है, तो समाज में कुछ ये चीजें लाए थे। तो ये सोशल रिफॉर्म तो उन्होंने जो किया था वो सही था। ठीक है, सोशल रिफॉर्म ये चीजें सही थी। उसके बाद दूसरी चीज हम देखते हैं, इकोनॉमिकल रिफॉर्म उन लोगों ने क्या किया। ठीक है, इकोनॉमिकल रिफॉर्म, यहाँ पर एक सेक्शन और जोड़ देता हूं, इकोनॉमिकल रिफॉर्म। ये इकोनॉमिकल रिफॉर्म ये तो बहुत गड़बड़ था। इकोनॉमिकल रिफॉर्म, ठीक है, देख, इकोनॉमिकल रिफॉर्म पूरी तरीके से अंग्रेजों ने अपने लिए किया था, अपने फायदे के लिए। इकोनॉमिकल रिफॉर्म, ठीक है, देख, इसमें उन्होंने क्या किया, कई सारे सिस्टम चालू किए, जैसे परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, देख, अब ये परमानेंट सेटलमेंट, रियोतवाड़ी, महालवाड़ी, ये सब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ हमें सिर्फ पढ़ना क्या है कि रीजन क्या थी 1857 की क्रांति होने की। ठीक है, हाँ, तो यहाँ मैं अभी परमानेंट सेटलमेंट क्या था या रियोतवाड़ी क्या थी, महलवाड़ी क्या थी, वो सब चीजें नहीं बताऊंगा, ये आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ बस थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दूंगा। इन लोगों ने इकोनॉमिकल रिफॉर्म में क्या लाया, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट। फिर ये सब सारी की सारी जो सेटलमेंट थी ये टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड थी, यानी किसानों पर कैसे अधिक से अधिक टैक्स थोपा जा सके, इसी के लिए लाई गई थी। दूसरी आई, ये लोग भारत के कुछ कुछ एरिया में किसानों को रियोत कहते थे, रियोत, तो लाया गया रियोतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम या रियोतवाड़ी, रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, रैयतवाड़ी सिस्टम। इसी तरीके से इन्होंने लाया महालवाड़ी सिस्टम, महालवाड़ी सिस्टम। ठीक है, देख, ये सारी की सारी जो रिफॉर्म थी ये किसके लिए थी, टैक्सेशन से रिलेटेड। ठीक है, टैक्सेशन, टैक्सेशन। तो मैं तुझे जब ये सब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि किसमें ज्यादा टैक्स था, किसमें कम टैक्स था, ये सूरज ढलते ही टैक्स दे देना था, वो किसमें था। ठीक है, हाँ, तो ये सब सिस्टम जब जब किसानों के लिए तुम टैक्सेशन सिस्टम लाओगे, अलग अलग तरीके से उनको क्या करोगे, ट्रीट करोगे, तो किसानों के अंदर असंतोष आएगा कि नहीं, किसान भी अंग्रेजों से खफा होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। अब इन लोगों ने और क्या किया, इन लोगों ने रिलीजियस रिफॉर्म लाया था, रिलीजियस रिफॉर्म। तीसरा, रिलीजियस रिफॉर्म। देख, रिलीजियस रिफॉर्म में पहले तो इन लोगों ने क्रिश्चियनिटी को बहुत बड़े पैमाने पर क्या किया, प्रमोट किया, प्रमोशन इसका, क्रिश्चियनिटी का, क्रिश्चियनिटी का। ठीक है, दूसरी बात, इन लोगों ने क्या किया कि देखो, जैसे कोई पंडित जी है, ठीक है, कोई पंडित जी है, और पंडित जी अगर ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं, तो ट्रेन में बैठ कर जाने के बाद ट्रेन में तो टिकट लगेगा, टिकट, ठीक है, ट्रेन में टिकट लगेगा कि नहीं, हाँ। अब कोई दूसरा पर्सन है जो मान ले कि शूद्र है, ठीक है, उस वक्त के हिसाब से शूद्र है, ये भी टिकट लिया, ये भी पैसे वाला है, टिकट लिया, पंडित जी भी टिकट लिए। अब मान लो कि इस शूद्र को ऊपर वाली बर्थ मिल गई है और पंडित जी को नीचे वाली बर्थ मिली है। पंडित जी कहाँ है, नीचे बैठे हैं, शूद्र कहाँ बैठा है, ऊपर। पंडित जी भड़क गए, है शूद्र है तू मेरे सर पर बैठेगा, ऐसे कैसे बैठेगा। पंडित जी लगे जो कि शूद्र को मारने पीटने, गाली गलौज देने। ये जो शूद्र आदमी था इसने गया टिकट काउंटर पे, टीसी आया, टीसी को दिखाया, देखिए सर मेरा टिकट है, मैंने पैसा देकर लिया है, मुझे ये बर्थ मिला है। पंडित जी भड़क रहे हैं, तो टीटी आया, ओके, मान लो कि इनका नाम है रामू, रामू शो मी योर टिकट। यहाँ पंडित जी हैं, मिश्रा जी
शो मी योर टिकट, ओके। मिश्रा जी, योर इज लोअर बर्थ, रामू जी, योर इज अपर बर्थ, यू सिट हियर, पंडित जी यू सिट लोअर, डोंट आर्ग्यू, गुड नाइट। ठीक है, यहाँ पंडित जी को तो जो कि इनके धर्म नाश वाली सिस्टम फीलिंग आने लगी कि शूद्र इनके पास आकर बैठा है, इनसे ऊपर बैठा है। तो जो रिलीजियस लोग थे, रिलीजियस लोगों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जो कि गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, पंडित जी लोग सब भड़क गए। ठीक है, पंडित जी जितने थे सब भड़क गए, ये अंग्रेज हैं, हमारा धर्म नाश कर देंगे, ये लोग जो कि सूत्रों के साथ हमें बैठा रहे हैं, छोटी जातों वालों के साथ, बड़ी जातों, हम लोग बड़ी जात के हैं, ऐसा ऐसा करके सारे पंडित भड़क गए। क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करते थे, तो क्रिश्चियनिटी में कैसा रहता था, बढ़िया सूट बूट लगा के, टाई वाई पहन के तुम उनका जो चर्च रहता था उसमें जा सकते हो। अगर सूट बूट पहन के, टाई वाई लगा के तुम जूता पहन के मंदिर के अंदर चले जाओ, मार के भगा देंगे तुमको, है ना। तो अब ये लोग देखने लगे, जितने भी ये थे रिलीजियस, जो क्या कहते हैं, रिलीजियस ठेकेदार जिनको हम कहते हैं ना, जैसे कि हिंदू में पंडित हो गए, मुस्लिम में ये हो गए, तेरे काजी वाजी हो गए, मौलाना हो गए। ठीक है, हाँ, ये लोग, अब ये लोगों को क्या लगने लगा कि अब हमारा तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गया साला, जिससे हम लोग मतलब कुछ कह देते थे। अगर आज भी ऐसा होता है कि तू खटिया पर बैठा हुआ है आदमी, पंडित जी आ जाते हैं तो लोग खटिया से उठ जाते हैं, है ना। आज भी समाज में चलता है इतना, पंडित जी लोगों का बड़ा दबदबा रहता है। तो उस वक्त सोच, अगर आज से 250 साल पहले अगर तू पंडित जी के साथ ये कर रही है, तो पंडित जी लोग अंग्रेजों के खिलाफ कितना भड़केंगे। ठीक है, ये रिलीजियस कुछ ऐसे रिफॉर्म थे। ठीक है, उसके बाद इन लोगों ने टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म किया। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म में इन लोगों ने बहुत सारी चीजें चलाई। टेक्नोलॉजिकल, अब इसी टेक्नोलॉजिकल में इन लोगों ने जब ट्रेन चलाया, तो ट्रेन में पंडित जी वाला सिस्टम ले ले। ट्रेन चलाया तो ट्रेन में टिकट उकट का सिस्टम लाया, टिकट का सिस्टम लाया तो छोटी जात, नीची जात, जो कि ऊंच ऊंच नीच, ये सब को कोई देखा नहीं जाता। जिसके पास टिकट है वो ट्रेन में बैठ के जाएगा, सफर करेगा। तो ट्रेन में जब हम जाते हैं तो क्या देखते हैं, तुम्हारा बर्थ वाला कौन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तुम्हारा बर्थ वाला कौन है, ऐसा कुछ देखते हैं नहीं। यहाँ साला एक दूसरे से सट सट के जाते हैं, एकदम चपे रहते हैं। लोकल ट्रेन में सांस नहीं रहती है, हा? उसमें कोई बदबू मार रहा है, कौन कौन कर रहा है, जब तक स्टेशन नहीं आता सांस नहीं जाती है। यहाँ तुम अगर देखने जाओगे, चिची तू ब्राह्मण है या तू शूद्र है, तू ये है, वही कुचल के मार देंगे तुमको। तो सोच उस वक्त में उस वक्त में अगर तुम ट्रेन में ऐसे हो, लाइक कि जहाँ पर कास्टिज्म इतना बढ़ा हुआ है, वहां पर तुम डिस्क्रिमिनेट करोगे, डिस्क्रिमिनेशन को दूर करोगे, इक्वलिटी लाने की कोशिश करोगे, तो लोग भड़केंगे कि नहीं भड़केंगे, भड़केंगे। तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म की वजह से भी अंग्रेजों के खिलाफ जो भारत के लोग थे, वो धीरे धीरे गुस्सा उनके अंदर बढ़ते जा रहा था। उसके साथ ही उन लोगों ने क्या चालू किया, प्रेस वगैरह चालू किया। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस में वो लोग हमेशा जो भी दुनिया में होती थी न्यूज वगैरह, उसको चलाते थे। उसी के साथ उन लोगों ने धीरे धीरे क्या चालू कर दिया, लाइक कि जो मैगजीन वगैरह आता है, मैगजीन वगैरह जोक्स वगैरह लोगों को पढ़ने के लिए चालू कर दिया। तो उसमें अब देख, उन लोगों का जोक्स एक अलग ही लेवल का रहता है, उसमें पिक्चर रहता है एडल्ट वाला। ठीक है, ऐसे ऐसा सीन, तो लोग कहेंगे राम 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 राम, ये कैसा कैसा पिक्चर दिखा रहा है, हमारी जो कि सभ्यता असभ्य हो जाएगी, है कि नहीं। हाँ, तो ये सब चीजों को लेकर के भी लोग भड़कने लगे। उसके बाद उन लोगों ने पोस्ट वगैरह वाला सिस्टम चालू कर दिया। पोस्ट, तो सोच, जो पोस्टमैन होगा, अगर मान ले कि तेरा पोस्ट आया और पोस्टमैन कोई छोटी जाति का है और पोस्ट है किसी बड़ी जाति का, तो वो लेगा उसके हाथ से नहीं। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म की वजह से भी अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोगों में क्या आने लगा, गुस्सा आने लगा। ठीक है, गुस्सा आने लगा। उसके बाद इन लोगों ने और क्या किया, तो इन लोगों ने आर्मी के लिए कुछ रिफॉर्म लाया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में इन लोगों ने आर्मी को लेकर के रिफॉर्म लाया। जैसे देख, आर्मी में कुछ रिफॉर्म लाया, आर्मी रिफॉर्म। जैसे आर्मी में तू देखती होगी कि जो सिख रहते हैं, सिख अपना पगड़ी बांधते हैं, पगड़ी रखते हैं, दाढ़ी वाड़ी रखते हैं, लेकिन आर्मी का रूल क्या है
कि हर कोई ये दाढ़ी वाड़ी नहीं रख सकता, क्योंकि जब तुम बंदूक चलाओगे, बंदूक चलाते टाइम हो सकता है गोली निकल रही है, तुम्हारा दाढ़ी बड़ा बड़ा है, साला वो दाढ़ी उसी में फंस गए नली में, हाँ, और यहाँ चल रहा है, युद्ध हो रहा है, तुम्हारा दाढ़ी नली में फंस गया, तुम्हारा मुंह ही फूट गया है। अब लोग तुमको देखेंगे कि तुम्हारे जो कि बंदूक जो चला रहे हैं उसको देखेंगे। तो इसीलिए तू देखते होगी आर्मी में एकदम क्लीन सेव चाहिए रहता है, बाल छोटे छोटे कटे रहने चाहिए, ताकि पता चला तुम कान में बाली पहन रहे हो। देख साउथ इंडिया में जो रहते हैं, साउथ इंडिया वाले लोग कान में बाली ज्यादा पहनते हैं, कुंडल जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। अगर कान में बाली पहन रहे हो और घास में से चलना है, पता चला तुम्हारा बाली फंस गया और वहीं पर जो कि खींचे कान ही चुका गया, बाप बाप चिल्लाने लगे, ओ माय गॉड, दुश्मन देख लिया, ओहो इधर हो, ले डिस्काउंट, गुड नाइट, खत्म तुम। हाँ? तो इसके लिए तो उन लोगों ने क्या कहा, कोई भी कान वान में बाली नहीं पहनेगा, अपना दाढ़ी वाड़ी को कटवाना होगा, ठीक है। जो पंडित जी है वो चुटकी उड़की नहीं रखेंगे, ठीक है। वो जो सिख मौलाना सिख है वो भी बाल नहीं, मतलब कि अपना बाल काटना पड़ेगा, ठीक है। इन सब चीजों को करने की वजह से अब आर्मी में तो ऐसा होता नहीं कि सिर्फ एक ही कास्ट या एक ही रिलीजन के लोग होंगे, अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं। तो उन लोगों ने आर्मी रिफॉर्म लाए। आर्मी रिफॉर्म की वजह से और क्या क्या चीजें किया कि जो मतलब भारत के लोग होते थे उनको लोअर पोस्ट दिया जाता था हमेशा, ठीक है। पोस्ट पोस्ट लोअर, ठीक है, और हाइयर। तो हाइयर जो पोस्ट रहता था वो ब्रिटिशर्स को मिलता था, ठीक है, और लोअर पोस्ट इंडियंस को, ठीक है। इसमें प्रमोशन होता ही नहीं था, प्रमोशन, ठीक है। इंडियंस का प्रमोशन नहीं करते थे, और जब प्रमोशन नहीं करेंगे तो उनकी सैलरी नहीं बढ़ती थी, ठीक है, उसी सैलरी पर हमेशा काम करते थे। इनको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन से, जैसे तुम दाढ़ी नहीं रख सकते, बियर्ड, ठीक है, बियर्ड वगैरह नहीं रख सकते हो, इयररिंग्स वगैरह नहीं पहन सकते हो, इयररिंग्स वगैरह नहीं पहन सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो हेयर है, हेयर को मतलब कि सिख जो है वो हेयर नहीं रख सकते हैं, ठीक है, बड़े बड़े बाल नहीं रख सकते। तो ये आर्मी रिफॉर्म की वजह से भी लोगों के अंदर अंग्रेजों को लेकर के गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। उसके बाद इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी किए। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म देख क्या किया है, इन लोगों ने पेंशन बंद कर दिया। जो लोगों को पहले पेंशन दिया करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, इस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के तहत उन लोगों ने क्या किया, लोगों का पेंशन बंद कर दिया, ठीक है, पेंशन। जैसे हाँ, जो भारत में जो राजे रजवाड़े हुआ करते थे, पहले ये लोग क्या करते थे, जैसे महाराष्ट्र में नाना साहब को पेंशन देकर के कहाँ भेजा था, मतलब नाना साहब के जो पिताजी थे, टोंडू पंत का ही नाम नाना साहब था ना, टोंडू पंत का नाम नाना साहब, तो उनके जो पिताजी थे उनको पेंशन के तौर पर कहाँ भेजा था, कानपुर, कि आप वहां चले जाओ और हम आपको हर साल पेंशन देते रहेंगे। लेकिन जब उन नाना साहब के पिताजी मर जाते हैं और नाना साहब की बारी आती है, तो नाना साहब का पेंशन ये लोग बंद कर देते हैं कि नहीं बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं। उसी तरीके से जो ये यहाँ पे पंजाब के जो राजा थे, ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद, हाँ, उनकी मृत्यु के बाद, शेर सिंह की मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नी रहती है, उनकी पत्नी को भी पेंशन दे करके जम्मू कश्मीर भेज देते हैं, और बाद में धीरे धीरे उनका भी पेंशन बंद कर देते हैं, ठीक है, बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से अब जिसका पेंशन बंद हो गया, उन लोगों के अंदर भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की भावना आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो मैं यहाँ लिख दूं नाना साहब, नाना साहब, तो याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि जो जमींदार हुआ करते थे ना, जिनके पास बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी, उन लोगों ने कहा कि जमींदारी खत्म, आज से तुम्हारी जमींदारी खत्म, सारा जमीन किसके अंडर आ जाएगा, ब्रिटिशर्स के। उन लोगों ने जमींदारी खत्म कर दी, जमींदारी खत्म कर दी। तो बिहार में थे वीर कुंवर सिंह,
ठीक है, वीर कुंवर सिंह वो बहुत बड़े जमींदार थे, उनकी जमींदारी छीन ली गई। तो बता, जो जितने भी जमींदार रहे होंगे उनकी जमींदारी जब छीनी जाएगी तो वो लोग के अंदर अंग्रेजों को लेकर के मारने कूटने की भावना आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं वीर कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, ठीक है, वीर कुंवर सिंह। उसके बाद इन लोगों ने कहा कि ऐसा राज्य जिसके यहाँ उनका खुद का बच्चा नहीं होगा, ठीक है, यानी उनकी खुद की संतान नहीं होगी, उस राज्य को हम ब्रिटिश ले लेंगे, यानी हड़प लेंगे, वो ब्रिटिशर्स के अंदर आ जाएगी। तो ऐसे ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का खुद का बच्चा नहीं था, उन्होंने अपने बच्चे को गोद लिया था, दूसरे के बच्चे को गोद लिया था। तो झांसी की रानी को जब ये बात पता चलेगी कि मेरे जो बच्चा गोद लिया है मैंने, उसको अगर राजा नहीं बनाएंगे ये लोग, और मेरे बाद इस जो कि झांसी को ये लोग हड़प लेंगे, तो रानी लक्ष्मीबाई के अंदर इन लोग को कूटने की भावना आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो एडॉप्टेड जो सन थे, फोस्टर चाइल्ड को राजा नहीं बनाया जाना। लोगों ने क्या कहा, जो फोस्टर चाइल्ड होगा, फोस्टर मतलब अडॉप्टेड वाला, फोस्टर चाइल्ड उसको कहते हैं, ठीक है, एडॉप्टेड किंग नहीं बनाया जाएगा। तो यहाँ याद रखना झांसी, ठीक है, झांसी। उसके बाद इन लोगों ने क्या कहा कि ऐसा राज्य जहां पर शासन अच्छे से नहीं चल रहा है, उस राज्य पे उन लोगों ने कुशासन का आरोप लगा दिया और उस राज्य को हड़प लिया अपने अंदर। यानी जैसे अवध पर उन लोगों ने क्या कहा कि अवध पर शासन अच्छे से नहीं चल रहा है, एक काम करो, यहाँ का जो राज्य है वो अपने अंदर ले लो। तो अवध को मिस गवर्नेंस के अंदर, यानी कुशासन का आरोप लगा करके उन लोगों ने अपने अंदर, यानी ब्रिटिश हड़प लेते हैं। तो वहां की जो बेगम हजरत महल रहेगी, ठीक है, वो उन लोगों इनको जो कि अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो मिस गवर्नेंस ठीक है, मिस गवर्नेंस यानी कुशासन का आरोप लगाकर इन लोगों ने किसे हड़प लिया? अवध को हड़प लिया। और इन सब चीजों को हड़पने के लिए डलहौजी ने एक नीति लाई थी, जिसे क्या कहा जाता था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना, हड़प नीति, ठीक है, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। पता, ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म थे, इनकी वजह से अलग अलग लोगों के अंदर अंग्रेजों को कूटने की भावना आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। अंग्रेज 250 साल तक राज करे थे, 1607 से, मतलब कि उन लोग कंपनी आई 1607 से लेके 1700, 1700 से 1800, ठीक है। अब कितने 200 सालों तक, 150 सालों तक आ चुके थे। अब उसी वक्त सिर्फ कहते हैं ना कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर रहा है, बस एक बुरा काम और तुम्हारे पाप का घड़ा फूट जाएगा, एक बुरा काम तो तुम्हारे पाप का घड़ा फूट जाएगा। और वही हुआ इन अंग्रेजों के साथ, इनकी एक गलती और सारे लोग एक साथ रिवोल्ट कर देते हैं। और जो लास्ट गलती कहलाती है उसे हम लोग कहते हैं तात्कालिक कारण, यानी इमीडिएट रीजन। तात्कालिक कारण मतलब इमीडिएट रीजन। तो 1857 की इमीडिएट रीजन क्या थी उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। 7वां चीज इसमें हम लिखेंगे इमीडिएट रीजन, तात्कालिक कारण, ठीक है, इमीडिएट रीजन, तात्कालिक कारण, अब देख इनकी तात्कालिक कारण क्या थी। इन लोगों ने जो अपनी सैनिक थी, सैनिकों में पहले ये लोग जो कि बेस फील्ड राइफल को लेकर आते थे, मतलब कि इनके यहाँ पहले बेस फील्ड राइफल चलती थी, बेस फील्ड राइफल, ठीक है, राइफल। और इस राइफल में पहले लाइक कैसा होता था कि
जो गोली वगैरह भरते थे, गोली, ठीक है, मान लें कि ये गोली है, ठीक है, तो इस बेस फील्ड राइफल में गोली आती थी नॉर्मल, लेकिन ये बहुत दूर तक काम नहीं करती थी। तो इन लोगों ने क्या करवाया कि इसको थोड़ा अपडेट किया और इस बेस फील्ड राइफल की जगह इन लोग लेकर आए एनफील्ड राइफल, ठीक है, बेस फील्ड राइफल की जगह क्या लेकर के आए, एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल। और ये एनफील्ड राइफल में समस्या ये थी कि इसमें गोली आती थी, देखना, जो गोली ये लोग यूज करते थे, जैसे ये गन है मान ले, ठीक है, ये वाले बंदूक है, ठीक है, बंदूक है। तो इसमें क्या होता था कि इन लोग का जो गोली आता था ना, ये गोली, ये गोली, अब इस गोली में ऊपर क्या होता है, ये छोटा सा जो सेक्शन होता है यही जाकर के लोगों को मारती है, और बाकी ये होता है केस, कवरिंग होती है ऊपर, ठीक है, वो सेल जिसको हम लोग कहते हैं कवर, कवर ये निकल जाती है। लेकिन ये कवर ना उस वक्त इस कवर को बचाना पड़ता था, क्योंकि इतना कॉपर ओपर का उस वक्त थोड़ी इस्तेमाल होता था। ये कवर को बचाने के लिए ये लोग क्या करते थे, इसको एक ऐसे पैकेट में रखते थे, ठीक है, एक पैकेट में रखते थे ताकि इस गोली को भी और इसके अंदर बारूद जो रहे, ठीक है, बारूद वारूद, पहले देख मतलब कैसा था कि पहले ये जो बेस फील्ड राइफल था, बेस फील्ड राइफल में अलग से होता था कि पहले तुम फाड़ो, बारूद डालो और फिर गोली डालो। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में ये कवर जो था ना, कवर के अंदर बारूद होता था, लेकिन इस कवर को प्रोटेक्ट करना रहता था ऊपर वाला, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग ऊपर एक लेयर लगाते थे, ठीक है, एक लेयर लगाते थे, जो लेयर गाय और सुअर की चर्बी से बनी होती थी, ठीक है, ये लेयर किससे बनी होती थी, गाय और सुअर की चर्बी, और ये एक ऐसा पाउच जैसा स्ट्रक्चर रहता था। तो पहले इनको एक दांत से फाड़ करके निकालना रहता था, और इसमें से गोली निकालेंगे और इस बंदूक में भरते थे और फिर चलाते थे, ठीक है, गोली बंदूक में भरते थे और चलाते थे। तो ये जो पाउच रहता था इनका, जो मतलब कि जो इनको प्रोटेक्ट करता था इस कवर को, उसमें किसकी चर्बी रहती थी, काऊ और पिग की। अब देख, काऊ और पिग की चर्बी रहती थी, तो इनके आर्मी में ही मतलब कि बटालियन जो होता है, उसी बटालियन को पहले क्या कहा जाता था, जैसे कि अलग अलग इन्फेंट्री बटालियन होता है ना, तूने अगर सुना होगा 20 इन्फेंट्री, 15 इन्फेंट्री, ठीक है, तो बैरकपुर छावनी यानी कि जो कोलकाता था, कोलकाता में जगह है बैरकपुर, कलकत्ता में बैरकपुर छावनी में 34 नेटिव बटालियन, ठीक है, 34 नेटिव इन्फेंट्री, इन्फेंट्री इन्फेंट्री के एक सैनिक थे, उनका नाम था मंगल पांडे, मंगल पांडे, पहले स्टोरी समझ फिर लिखाता हूँ। मंगल पांडे 34 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन बैरकपुर की छावनी से थे। उन लोग मतलब कि उन्होंने क्या कहा कि वो अंग्रेजों का बहुत अच्छे से साथ देते थे, और मंगल पांडे एक तो क्या थे, पंडित, ठीक है, और पंडित थे, तो उनको पहले लोगों ने कहा कि देखो ये अंग्रेज तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी ने खबर दी कि अंग्रेज जो ये गोली तुम लोग इस्तेमाल कर रहे हो उसमें चर्बी लगी हुई है गाय और सुअर की। तो मंगल पांडे पहले माने नहीं, ठीक है, मंगल पांडे पहले माने नहीं, तो उन्होंने अपने ऑफिसर से पूछा, और उनके साथ जो ऑफिसर था वो उस पर बहुत भरोसा करते थे, ठीक है, वो जो कहता था उसकी बात मानते थे मंगल पांडे। तो वो ऑफिसर ने कहा कि नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये रूमर्स है, ठीक है, ये रूमर्स है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मंगल पांडे ने देखा जहां पर ये चीजें बन रही है ना, मतलब कि कहीं ना कहीं तो ये केस बनता होगा, ये जो कवरिंग है, ये कवरिंग कहीं ना कहीं बनता होगा, वहां पर वो पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं कि एक तरफ गाय कटी हुई है, दूसरी तरफ सुअर कटी हुई है। तो देख, गाय और सुअर को क्यों यूज किया गया था कि गाय में चर्बी की मात्रा बहुत अधिक होती है, चर्बी गाय में फैट बहुत अधिक होती है, और सुअर की जो फैट होती है ना, सुअर की चर्बी, ये सुअर की चर्बी क्या करता है, किसी भी चीज पर अगर लगा दिया जाए तो लंबे समय तक उसको टिका कर रखता है, ठीक है, लंबे समय तक सस्टेन करता है।
सुअर की चर्बी लंबे समय तक सस्टेन करता है। तो इसलिए गोली को लंबे समय तक प्रोटेक्ट करने के लिए गाय और सुअर दोनों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। अब देख, गाय जो है, गाय वो हिंदुओं के लिए पूजनीय है, ठीक है, हिंदुओं के लिए पूजनीय है। और जो सुअर होता है ना, सुअर इसको जो मुस्लिम होते हैं ना, कहते हैं कि अगर तुम अपने मुंह से सुअर शब्द बोल दोगे ना तो 40 दिन तक तुम्हारा मुंह अशुद्ध रहेगा। ठीक है, सोच, सिर्फ बोलने से। उन लोगों में ऐसी मान्यता है कि अगर तुम सुअर को सुअर बोल देते हो ना तो 40 दिन तक तुम्हारा मुंह अशुद्ध रहेगा। और अगर सोच, सैनिक में कोई वो हो, मुस्लिम हो, और उसके मुंह से तुम ये चर्बी वाला पॉकेट फड़वा रहे हो तो उसका क्या हाल होगा। ठीक है। तो अब देख, जैसे ही उन्होंने, मंगल पांडे ने देखा कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मंगल पांडे का गुस्सा 7वें आसमान पर। मंगल पांडे आए और पकड़े अपने जो वहां का उनका कैप्टन ह्यूज और कैप्टन बाज, 2 कैप्टन थे, उनके बटालियन का हेड होते ना, ह्यूज एंड बाज। उन लोग को बोले, क्या रे ह्यूज, बाज, मैंने जब तुमसे पूछा तुम लोगों ने बोला कि नहीं कोई चीज नहीं है, ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। मैं जो कि यहाँ इस गोली में चर्बी मिली है कि नहीं मिली है, बोलते हैं नो मंगल पांडे, यू आर टॉकिंग रॉन्ग। बोलते रॉन्ग साला, तुम्हारी वजह से अब हम अछूत हो गए, हमारे घर कोई खाना खाने नहीं आएगा, कोई पानी पीने नहीं आएगा, हमें हमारे समाज से निकाल दिया जाएगा। अब हम जो कि अपने क्या हो गए, मतलब कि समाज से बाहर कर दिए जाएंगे। कोई हमारे हाथ से प्रसाद नहीं लेगा, तुमने तो हमें किसी लायक नहीं छोड़ा। और मैं रॉन्ग कह रहा हूँ, एक काम करता हूँ, इसी तरीके से मुंह से फाड़ना था, उन्होंने मुंह से फाड़ा, गोली को भरा, और जनरल बाज गुड नाइट, जनरल रोज गुड नाइट, दोनों को मार दिया। और मार करके अपने आप को सरेंडर कर दिया। और जो कि सारे के सारे जो ब्रिटिश थे, अब तुझे पता है कि आर्मी में जो सजा होती है वो बहुत खतरनाक दी जाती है। ठीक है, सारे ब्रिटिशर्स ने ये मंगल पांडे को पकड़ा और वहीं पर बैरकपुर छावनी में ही मंगल पांडे को क्या कर दिया, फांसी लटका दिया, ताकि कोई दोबारा ऐसा ना करे। और जैसे ही मंगल पांडे को फांसी लगाए, मंगल पांडे के सारे जो साथी थे वो भड़क गए। सारे सैनिकों ने, बैरकपुर की छावनी के सैनिकों ने मूड बना लिया कि अब यहाँ के लोगों को हम लोग पीटेंगे। और ये खबर सुनते ही पूरी देश में जहाँ पर सब वो थे सैनिक थे, सब लोगों ने मूड बना लिया कि अब हम लोग इन्हें, अंग्रेजों को क्या करेंगे, काट डालेंगे, पीट डालेंगे। इन लोगों ने कैसे मंगल पांडे को फांसी दिया, ठीक है, कैसे मंगल पांडे को फांसी दिया। तो लोगों ने क्या किया कि 1857 चल रहा था, 1857 का वक्त आ चुका था, 1857, और ये प्लान बनाया कि 30 मई, कितना, 30 मई 1857 को पूरे देश में क्या होगा, एक साथ अटैक किया जाएगा इसके ऊपर, इन अंग्रेजों के ऊपर, और एक साथ इनको इस देश से भगा दिया जाएगा। लेकिन अंग्रेज इतने खचरे थे कि इन लोगों ने लोगों को शराब पीने की लत लगा दी थी। ठीक है, और तुझे पता है कि अगर कोई बंदा शराब पी ले तो तू उससे कुछ भी उगलवा सकती है। ठीक है, इन लोगों ने शराब पिलवाया, मतलब कि पी करके, और कोई वही शराब खाने में बकबका रहा था, 30 मई को कोई अंग्रेज नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। अंग्रेज सुन लिए, है क्या बोल रहा है, और इसको बढ़िया वाला शराब दो एकदम, और पियो। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट 30 मई, नो अंग्रेज विल लीव, बोलो। अब वो पी पाके सब बता दिया, सारे अंग्रेजों के ऊपर 30 मई को अटैक होगा। ये खबर पूरे भारत में रोटी और कमल के फूल के जरिए पहुंचाया जाएगा, क्योंकि उस वक्त सबके पास कम्युनिकेशन तो थी नहीं। अंग्रेजों ने पोस्ट बनाया था अपने लिए, अंग्रेजों ने तार की व्यवस्था लाई थी अपने लिए, समझ में आ रहा है क्या। तो लोगों के पास कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं था, तो लोगों ने सोचा कि सबको एक ही साथ अटैक करना है, इस बात की जानकारी कैसे दिया जाए। तो लोगों ने रोटी और कमल के फूल ये मतलब कि निशान बनाया कि अगर ये कोई आदमी कहीं लेकर पहुंच रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ कि किसके बारे में बात कर रहा है, रिवोल्ट के बारे में, ब्रिटिशर्स को कूटने के बारे में। ठीक है,
ब्रिटिशर्स को कूटने के बारे में बात कर रहा है। अब अंग्रेज ये जान गए, अंग्रेज बोले ओ माय गॉड रिवोल्ट होने वाला है। अंग्रेज क्या किए, जो बटालियन था ना, जैसे कि मान ले ये है 20 बटालियन, यहाँ पर अगर 200 सैनिक है तो इसमें से 20 सैनिक को कहीं और भेज दिया, 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 यानी छोटे छोटे ग्रुप में लोगों को अलग कर दिया, डिवाइड कर दिया, ताकि लोग इकट्ठा ना हो पाए एक ही जगह। ठीक है, एक ही जगह इकट्ठा ना हो पाए। और ऐसे करके तुरंत इन लोगों ने कहा खबर भिजवा दिया, इंग्लैंड में, देखो ऐसा ऐसा होने वाला है, वहां से बैकअप भेजो। ठीक है, अब जैसे ही ये लोग ये सब काम कर रहे थे, डेट रखा गया था 30 मई 1857 को पूरे देश में विद्रोह होगा। यहाँ पर मेरठ के 20 इन्फंट्री नेटिव वाले जो सैनिक थे, ठीक है, कोलकाता के नहीं, मेरठ के। कोलकाता में तो 34 इन्फंट्री वाले में थे कौन, मंगल पांडे, और मेरठ यूपी में, मेरठ में 20 इन्फंट्री बटालियन के सैनिक थे। इन लोगों ने 10 मई को ही अंग्रेजों को कूटना चालू कर दिया। 10 मई को ही अंग्रेजों को कूटना चालू कर दिया। अब भैया हुआ बवाल, यहाँ तुम्हारी तैयारी है नहीं, तुमने बीच में ही रिवोल्ट चालू कर दिया है, सक्सेस हो पाओगे? 10 मई को जब ऐसे अंग्रेजों को मारना शुरू किया गया तो भाई अब सब लोग सोचे कि अब मतलब कि हो गया है बवाल, तो अब बवाल होगा ही होगा। अब यहाँ से पूरे देश में बवाल मचना शुरू हो गया। वहां से मेरठ में 20 इन्फंट्री के बटालियन सब अंग्रेजों को पकड़े एक तरफ से और ले जो भी गोली बारूद थी धक 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 मारना शुरू करे। जहां जहां अंग्रेज तो छुप नहीं सकते थे, कहीं भी जाते गोरे गोरे एकदम दिख जाते यही अंग्रेज है। हर घर में, समाज में जितने लोग उनसे एकदम उठ गए थे, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो कोई राजा रजवाड़ा हो। ठीक है, जैसे ब्राह्मणों में अगर हम बात करें तो पूरे जितने भी ब्राह्मण समाज थे वो इन लोगों को जहां अंग्रेज जीतते थे लोगों को पकड़ लेते थे, 4 लोग पकड़ लेते थे और 5वां क्या करता था, डंडा उसके खोपड़ी पे मारता था, मार मार के एकदम कूच के, कैसे गांव में अगर कोई सांप वाप दिख जाता है तो उसको मार के एकदम कूच डालते हैं, वैसे ही कूच डालते थे, कूच के फिर बांध के रख देते थे, उसको मरने भी नहीं देते थे। उसके बाद और कोई अंग्रेज मुझे बचा लीजिए, प्लीज हेल्प मी, आओ हमारे घर में आओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। घर में ले जाके उसको पकड़ लेते थे, पकड़ के वो होता ना जिसमें मसाला वसाला खूनते हैं, मसाला खूनने वाले में 4 लोग उसका पकड़ कर उखली में उसका मुंडी डाल देते थे और 2 लोग उसको खूननी से खूनते थे उसको। हे भगवान, इतना गंदा मार रहे थे उन लोग को, इतना गंदा मार रहे थे कि लोगों को कुछ उन लोग को आइडिया नहीं था। 1 हफ्ता से कुछ लोग बोल रहे थे मुझे मार डालो, अभी मैं जिंदा हूँ, मुझे मार डालो। मतलब सब एकदम अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे। वहां से निकली, झांसी से निकली रानी लक्ष्मीबाई कहे मेरे बेटा को तू वो नहीं बनाएगा, राजा नहीं बनाएगा। वहां से रानी लक्ष्मीबाई निकली, रानी लक्ष्मीबाई लड़ने लगी, मारने लगी, काटने लगी सबको। ठीक है, उसके बाद बिहार से निकले वीर कुंवर सिंह, मेरा जमींदारी छीनेगा, ले वीर कुंवर सिंह धकाधक मारने लगे। फिर वहीं पर बिहार में ही, पटना में ही एक किताब बेचता था, ठीक है, उसका नाम क्या था, पीर अली पुस्तक विक्रेता था। वो भाई साहब ऐसा किताब बेचता था ना, उसकी किताब को अगर कोई पढ़ लेता था तो उसका खून खौल जाता था एकदम, जैसे कि उसमें लिखा रहता था याद करो वो समय, यही वो बिहार, वो पाटलिपुत्र की धरती है जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था। अब वहाँ आने वाले जो फॉरेन से आ रहे थे, कौन, सारे के सारे आक्रमणकारी, चाहे वो सिकंदर हो, चाहे वो दूसरे कोई और हो, सबको मार के गिरा दिया था। क्या तुम लोगों के अंदर खून नहीं खौलता है? तुम लोग क्यों नहीं मारते? भाई साहब उसके किताब जो पढ़ लेता था सब बोलते थे आज ही अंग्रेजों को मार डालेंगे। अंग्रेज बोले भाई ये पीर अली बहुत खतरनाक है, इसको हटाओ यहाँ से। उन लोग अंग्रेजों ने पीर अली का किताब पर बुलडोजर चलवा दिया। तो वहां से पटना से निकले पीर अली, साला तुमने हमारे दुकान पे बुलडोजर चलवा दिया, हम तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चलवा देंगे। वहां से पीर अली लड़ने लगे। फिर वहां से कानपुर से नाना साहब निकले, साला हमारा तुम पेंशन बंद कर दिया, हम तुमको कूटेंगे। नाना साहब पीटने लगे, ठीक है। फिर उसके बाद इलाहाबाद से एक मौलाना जी थे, लियाकत अली, भाई साहब वो भाषण देते थे तो लोग चाकू तलवार निकल के मारने को तैयार हो जाते थे। वहां से भाषण दिए और वहां पे इलाहाबाद से जो कि सारे के सारे मुस्लिम निकल गए मारने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद अवध से बेगम हजरत महल, क्योंकि बेगम हजरत महल का जो बुढ़ऊ था उसको जो कि अंग्रेजों ने पकड़ के
कुत्ता के जहाँ मतलब सड़ा कुत्ता डाल दिया था और उनका बुढ़वा मर गया था, तो बेगम हजरत महल बोली कि तुम मेरे बुढ़ऊ को मारे, साले हम तुमको मारेंगे। वहां से अवध से बेगम हजरत मतलब कि भारत से अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों ने किसकी कमान संभाल ली, उस रिवोल्ट की कमान संभाली और लोग मारने लगे। अब मारते 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 तुम कितने दिन तक मारोगे, एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीना, धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे जो भारतीय थे उनका क्या होने लगा, हथियार खत्म होने लगा। तब से कि यहाँ पर भारतीयों में बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों का साथ दे दिया। जैसे भारत में उस वक्त जो सिंधिया घराना था, सिंधिया घरानों ने अंग्रेजों का साथ दे दिया। सिंधिया घराने ने ये दिल्ली में एक बहुत बड़ा वो था गोदाम था जिसमें पूरा गोला बारूद और हथियार रखे हुए थे, वहां पर आग लगवा दिया। और जिसकी वजह से भारतीयों के पास क्या नहीं मिला, उनको हथियार नहीं मिला। और अंग्रेज समझ गए कि इन लोग के पास हथियार नहीं है, एक काम करो, युद्ध को खत्म नहीं, युद्ध को लंबा खींच दो। जैसे आज यूक्रेन में हो रहा है। यूक्रेन, रसिया ने क्या किया कि रसिया युद्ध को लंबा खींच रहा है। क्यों? यूक्रेन के पास सप्लाई तो आ रही है, लेकिन वो एक्सटर्नल सप्लाई है और यूक्रेन को क्या करना पड़ रहा है, पैसा देना पड़ रहा है। तो धीरे धीरे रसिया क्या चाहता है, इसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए। और एक वक्त ऐसा है, ये इस पर अगर मैं युद्ध भी नहीं करूंगा फिर भी ये बर्बाद हो जाएगा। तो रसिया क्या कर रहा है, युद्ध को जल्दी निपटा नहीं रहा है, युद्ध को लंबा खींच रहा है। वैसे ही अंग्रेजों ने युद्ध को लंबा खींच दिया और लास्ट में जाकर के हिंदुस्तानियों के पास क्या खत्म हो गई, हथियार खत्म हो गए और आए बाहर से इनके बैकअप आया और सबको इस रिवोल्ट को दबा दिया गया। और इस रिवोल्ट के बाद कोई भी ऐसा चीज नहीं हुआ कि देश आजादी मिल जाए या हमारे यहाँ पर कोई नया रिफॉर्म आ जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1857 के बाद से और 100 साल तक उन लोगों ने राज किया। 1947 में जाकर के हम लोग आजाद हुए, वो भी उसकी वजह थी 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध, जो 1945 में जाकर के खत्म हुआ। क्योंकि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था, उस वक्त ब्रिटिशर्स की कमर पूरी तरीके से टूट गई थी, उनकी इकोनॉमी ढह चुकी थी और वहां पर उन लोग को भारत में रहने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए उन लोगों ने भारत को आजाद किया। नहीं तो अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ होता तो हम लोग 1947 में आजाद नहीं हुए रहते। बात समझ में आई? तो यहाँ पर देखेगी अगर तू, यहाँ क्या ये जो 1857 की लड़ाई थी, ये देश के लिए लड़ाई थी, अपना अपना सब लोग देख रहे थे। ठीक है, किसी का पेंशन बंद हो गया था, तो किसी को बेटों को राजा नहीं बनाया जा रहा था। ठीक है, तो किसी की जिम्मेदारी छीन गई थी, तो किसी को जात पात का टेंशन था। इस वजह से किसी को देश से कोई प्रेम नहीं था, कोई लगाव नहीं था। इसकी वजह से ये वजह रही कि 1857 की क्रांति जो हुई उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं निकला और हमें आजादी नहीं मिली। अगर लोगों ने देश के लिए लड़ा होता ना तो हम 1857 में ही आजाद हो चुके रहते और दुनिया में नंबर 1 पर रहते हैं हम। बात समझ में आई? ये थी पूरी की पूरी सिनेरियो किसकी, 1857 की क्रांति की। तो इसीलिए 1857 की क्रांति को क्रांति न कर करके इसे विद्रोह कहा जाता है। समझ में आया क्या? इतना क्लियर है सब कुछ? आज के लिए इसको इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। ठीक है।